नमस्कार, मैं जनप्रता शिवम गौतम और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर को लेकर है। जब से 370 और 35 से हटी थी, सबसे पहला सवाल ये था कि क्या भारत के अन्य राज्यों के रहने वाले लोग जम्मू कश्मीर में अब रहने के लिए, मकान बनाने के लिए जमीन खरीद पाएंगे। तो इसको लेकर केंद्र सरकार ने आज एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस नोटिफिकेशन के बाद में ये तय हो गया है कि जम्मू कश्मीर के जो म्यूनिसिपल इलाके हैं, इस पर आप ध्यान दीजिए, जो जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाके हैं उन इलाकों में भारत का कोई भी नागरिक अब ज़मीन खरीद के मकान बना सकता है। लेकिन जो कृषि की ज़मीन थी या जो कि आप फार्म लैंड कहते हैं, उसको खरीदने पर अभी ये कानून लागू नहीं है। उसके लिए केवल किसानों को ही छूट होगी। लेकिन जिस तरीके से भारत के अन्य इलाकों में कोई भी व्यक्ति मकान बनाने के लिए ज़मीन खरीद सकता है, उसको लेकर पहले जब 370-35 से लगा हुआ था, तब वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट या फिर डोमिसाइल की एक प्री कंडीशन लगी हुई थी। इस प्री कंडीशन को अब केंद्र सरकार ने हटा दिया है। जब से 370-35 से हटी थी, तब से लोगों का यही सवाल था कि वो दिन कब आएगा जब हम जम्मू कश्मीर के किसी भी शहर में, किसी भी इलाके में अपना मकान बनाने का जो सपना है, जिस तरीके के भारत के अन्य राज्यों में हम कर सकते हैं, वैसा कर पाएंगे। और इसको लेकर ये नोटिफिकेशन आया है और ये नोटिफिकेशन आने का दिन भी वही है जब भारत में विलय हुआ था। जम्मू कश्मीर का राजा हरी सिंह ने जब विलय किया था, वो भी उसी दिन हुआ था जिस दिन आज के दिन ये एक नोटिफिकेशन आया है। इससे तमाम जो देश के लोग हैं, खासकर जो आर्मी के रिटायर्ड लोग हैं, जिनको ये उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर में रह के आतंकवाद से लड़ भी पाएंगे और अपने समाज की सेवा कर पाएंगे, उनके लिए एक बड़ी खबर है। इसके साथ साथ एक और बदलाव हुआ जम्मू कश्मीर के लैंड रिफॉर्म्स में। कई सारे जो पुराने आर्टिकल्स थे, पुराने जो एक्ट थे, इनमें कई सारे बदलाव किए गए हैं। और इसके साथ साथ एक जो 1990 का कानून था, 2013 का कानून था, तो 1927 का, 1987 का कानून था, इन सब में बदलाव कर दिया गया है। और उसके साथ साथ अब सेना के कमांडेंट स्तर के अधिकारी को ये छूट दे दी गई है कि वो अगर किसी इलाके में कैंटोनमेंट की सुविधाएं करना चाहते हैं या आर्मी ट्रेनिंग की या इस तरीके की जो गतिविधियों के लिए उन्हें ज़मीन चाहिए होगी, तो अब वो आसानी से ज़मीन प्राप्त कर सकेंगे। पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर सेना को किसी काम के लिए, ट्रेनिंग वगैरह के लिए ज़मीन चाहिए होती थी, तो उसमें जो कानून थे वो काफ़ी आड़े आते थे और उसकी वजह से जो सेना है, अर्धसैनिक बल हैं, उनको अपने कैंप लगाने में या अपना एस्टेब्लिशमेंट बनाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब कमांडेंट स्तर का जो अधिकारी है वो इस बात की रिक्वेस्ट कर सकता है और उसको ज़मीन आवंटित कर दी जाएगी। निश्चित तौर पर ये जो बदलाव हैं, ये सारे उसी कड़ी में हैं कि जो जम्मू कश्मीर को 70 साल से अलग करके दिखाने की कोशिश की गई थी। विशेष राज्य का दर्जा देने के बहाने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों से अलग कर दिया गया था, काट दिया गया था, और इस सब का फायदा वहां पर 3 राजनीतिक दल उठा रहे थे। पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, जिसके कारनामों की वजह से सब हुआ था। जवाहरलाल नेहरू की गलत नीतियों की वजह से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया था। वहां के लिए एक अलग से संविधान बना दिया गया था और वहां पर जो भारत के तमाम कानून थे, तमाम सुविधाएं थी, तमाम सहूलियतें थी, वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती थी। जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल कैटेगरी रखी गई थी और वहाँ के जो लोग होते थे वो पूरे भारत में कहीं भी ज़मीन लेकर मकान बना सकते थे, नौकरी कर सकते थे। लेकिन भारत के अन्य राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं कर सकते थे। एक तरीके से वो देश के अंदर भी एक अलग देश बनाने की साजिश रची गई थी। जवाहरलाल और उसके दोस्त शेख अब्दुल्ला के द्वारा उस साजिश को नाकाम किया था मोदी सरकार ने पिछले साल, जब 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा देने वाला और उसके लिए अलग संविधान की बात करने वाला अनुच्छेद 370 हटा दिया गया था और 35A नाम का जो एक अलग से इंड्यूस किया गया अनुच्छेद का एक हिस्सा था, जो कि किसी भी संवैधानिक प्रक्रिया से नहीं हुआ था, केवल राष्ट्रपति के ऑर्डर से हुआ था, उसको भी निरस्त कर दिया गया था। जिसके बाद जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में बांटा गया, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। इसको लेकर लोगों ने सवाल उठाए थे कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा क्यों हटा दिया गया, क्यों अब उसको एक तरीके से डिमोशन कर दिया गया। इसको लेकर गृह मंत्री ने स्पष्ट किया था कि चूंकि अभी जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा सुधार करने हैं, प्रशासनिक सुधारों के लिए इसको यूनियन टेरिटरी यानी कि सीधे केंद्र सरकार के अंडर में रखा जाएगा और उसके बाद जब स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, कई चीज़ों में बदलाव हो जाएंगे, तब जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा फिर से बहाल कर दिया जाएगा।
ये जो खबर है ये देश के उन तमाम देशभक्तों के लिए जो अपना योगदान देना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के विकास में, जो जम्मू कश्मीर के जो उस खूबसूरती को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर है। क्योंकि अब इसके बाद में जम्मू कश्मीर में विकास की जो एक तेज़ी है वो देखने को मिलेगी। क्योंकि अन्य जो देश के अन्य राज्य हैं वहाँ से जो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, तमाम जो और विशेषज्ञ हैं, वो भी अब जम्मू कश्मीर में रहकर अपना योगदान दे सकेंगे, वहाँ अपनी सेवाएं दे सकेंगे। और इसके द्वारा जो एक असंतुलन बनाने की कोशिश अलगाववादियों के द्वारा की गई थी उसको भी तोड़ने में कामयाबी मिलेगी। निश्चित तौर पर ऐसा होने से जिस बात की मांग बहुत पहले से उठ रही थी कि जम्मू कश्मीर देश का एक हिस्सा होते हुए भी वहाँ क्यों भारतवासियों को वो सारे अधिकार प्राप्त नहीं हैं जो भारत के अन्य राज्यों में हैं, अन्य क्षेत्रों में हैं, वो सारे अधिकार अब बहाल कर दिए गए हैं। लैंड एक्ट में से उस पैरा को हटा दिया गया है, उस क्लॉज को हटा दिया गया है जिसमें ये कहा गया था कि परमानेंट रेजिडेंस या डोमिसाइल का सर्टिफिकेट व्यक्ति के पास होना चाहिए अगर उसे जम्मू कश्मीर में रिहायशी ज़मीन खरीदनी है। तो मैं बार बार आपको एक बात बता रहा हूँ, ये रिहायशी ज़मीन के लिए है, ये जो कृषि की भूमि है उसके लिए बदलाव नहीं हुआ है। क्योंकि कृषि की भूमि को लेकर कुछ विशेष राज्यों में कुछ विशेष प्रावधान होते हैं और वो संविधान के अनुरूप है, उस पर अभी छेड़छाड़ नहीं की गई है। कृषि भूमि को बदलने की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो म्यूनिसिपल एरियाज होते हैं उनके अंदर किसी भी व्यक्ति को जो मकान बनाने या ज़मीन खरीदने से रोका गया था 370 और 35 के द्वारा, उसको अब रोक को हटा दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि जम्मू कश्मीर में तमाम जो रिटायर्ड अधिकारी हुआ करते थे, रिटायर्ड सैनिक हुआ करते थे, उनकी भी ये मांग थी। चूँकि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों का खतरा बना रहता है और रिटायर्ड फौजियों के पास एक ऑप्शन होता है कि वो अपने लिए हथियार का लाइसेंस ले सकते हैं। ऐसे हथियार के लाइसेंस लेकर अगर फौजी वहाँ पर रहने लगेंगे तो निश्चित तौर पर जो आम जनता है उसको एक बल मिलेगा और आम जनता को भी इन आतंकवादियों से मुकाबला करने में मदद मिलेगी। हमारे रक्षा बल तो है ही, हमारी सेना तो है ही, हमारे सुरक्षा बल तो है ही, उसके बाद अगर नागरिकों के बीच में भी ऐसे जांबाज लोग रहने लगेंगे तब निश्चित तौर पर पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। और साथ में जो मदद पहले 370 और 35 से होने की वजह से जम्मू कश्मीर के कुछ जो बासिंदों की वजह से आतंकवादियों को मिल जाया करती थी, आतंकवादी उनके घर में छुप जाया करते थे और वो लोग कभी कभी तो आतंकवादियों को जब सेना मुठभेड़ करने के लिए आती थी, उनको मारने के लिए आती थी, तो वो लोग पत्थरबाजी करके सेना और अर्धसैनिक बलों को जिस तरीके से खदेड़ने की कोशिश करते थे वो भी बेहद शर्मनाक था। लेकिन अब वो सारी स्थितियां नहीं हो पाएंगी क्योंकि अगर अब जो पूर्व फौजी हैं या दूसरे जो देशभक्त लोग हैं वो उन इलाकों में रहना शुरू कर देंगे तो इस तरीके की गतिविधि में लिप्त कोई भी व्यक्ति अब बच नहीं पाएगा। उसकी सही और देशभक्ति के लिए अपने योगदान के तहत जो सूचना जाएगी वो निश्चित तौर पर उसके आधार पर जो हमारे सैनिक हैं, हमारी सेना है, हमारे अर्धसैनिक बल है, उन पर कार्रवाई कर सकेंगे। इसको लेकर सबसे बड़ा जो झटका है वो महबूबा मुफ्ती को लगा है, अब्दुल्ला को लगा है और साथ में कांग्रेस पार्टी को भी लगा है। क्योंकि कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि जम्मू कश्मीर में ये सारे नियम लागू हों, जम्मू कश्मीर में भारत के अन्य राज्यों के जो लोग हैं वो जाकर रहें या फिर वहाँ के जो विकास है उसमें योगदान दें। कांग्रेस की हमेशा से नीति थी कि जम्मू कश्मीर को अलग करके रखा जाए और इसको भारत का हिस्सा न माना जाए। इस तरीके की कोशिश जवाहरलाल नेहरू ने की थी, इंदिरा ने उसको जारी रखा, बाद में राजीव से लेकर मनमोहन तक जितने भी प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के रहे उन सभी ने इसी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की और उसका नतीजा ये हुआ कि कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को मार काट कर भगा दिया गया, उनके साथ में बहुत ज़्यादा अत्याचार किए गए। उस पर भी जिस तरीके से चुप्पी साधे रखी कांग्रेस ने इतने दिनों तक, कभी उस पर बोला नहीं, कभी भी उन हत्यारों अपराधियों को सजा दिलाने का काम कांग्रेस ने नहीं किया जिन्होंने इस सब को अंजाम दिया था। और जिस तरीके से यासीन मलिक टाइप के जो आतंकवादी होते थे उन्हें भी अलगाववादी कह के विशेष सुविधाएं कांग्रेस पार्टी ने दी थी। तमाम हुर्रियत के नेताओं को जो सुरक्षा मुहैया कराई गई थी, करोड़ों रुपए का उनको एक सुरक्षा पे खर्च किया जाता था, उनके खाने पीने का प्रबंध कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जाता था जब वो सरकार में थी। ये सारी चीज़ों को बदलने का काम 370 और 35 से हटाने के साथ साथ केंद्र सरकार ने किया। और आज की जो बड़ी खबर है उससे तो आप समझ ही गए होंगे कि जो केंद्र सरकार ने वायदा किया था
अब उसको पूरा कर दिया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग सवाल ये उठाया करते थे कि 370 और 35A हटने के बाद वो दिन कब आएगा जब भारत का एक नागरिक अपने दूसरे राज्य में जाकर अपना मकान बना सकेगा, अपना कोई रोजगार कर सकेगा और लोगों के बीच में रहकर अपना विकास में योगदान दे सकेगा। जैसा कि 370-35 से हटने के बाद तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आई थी और उन लोगों ने ये कहा था कि अगर जम्मू कश्मीर में उन्हें मौका मिलेगा तो वो वहाँ पर उद्योग लगाएंगे, वहाँ पर शिक्षण संस्थान खोलेंगे, वहाँ पर दूसरी गतिविधियों के लिए अपना रोजगार का नया साधन मुहैया कराएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो करने वाले लोग थे, जिनका ये सपना था, अब वो सपना पूरा होने का समय आ चुका है। निश्चित तौर पर ये एक ऐतिहासिक फैसला है और इस ऐतिहासिक फैसले के लिए केंद्र सरकार बधाई की पात्र है और जम्मू कश्मीर के लोग भी इस फैसले का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो भी चाहते थे जैसे देश के दूसरे हिस्सों में नए नए उद्योग आकर खुलते हैं, नए नए लोग आकर नई अपना योगदान देते हैं समाज के उत्थान में, वैसा जम्मू कश्मीर में होना पहले मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन था। लेकिन अब ये संभव हो गया है और निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। जय हिंद, जय भारत।